हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जी फार्मास्यूटिक्स 1 लेक्चर सीरीज जो स्पेशली बी कैटेगरी और फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स के लिए बनाई गई है। फार्मास्यूटिक्स 1 को अगर आपने 3 वर्ड्स में समझना हो तो फार्मास्यूटिक्स 1 के 3 वर्ड पता क्या है? इसमें जनरल फार्मास्यूटिक्स है, फिजिकल फार्मेसी और डिस्पेंसिंग को इंक्लूड करके फार्मास्यूटिक्स 1 का सिलेबस जो है वो डिजाइन किया गया है। तो आज आप देखने जा रहे हैं जी लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फार्मेसी का ये हमारा टाइटल है। और एक वीडियो आप इंट्रोडक्टरी वो पहले लेक्चर में देख चुके हैं और एक आप पेपर पैटर्न की वीडियो अलग से देख चुके हैं। तो लेक्चर 2 को आज स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर 2 जैसे हमें पता है कि टाइटल है जी इंट्रोडक्शन फार्मेसी। तो इंट्रोडक्शन फार्मेसी, एक तो फार्मेसी का इंट्रोडक्शन करना है, दूसरा किस किस हिसाब से इंट्रोडक्शन करना है इन रिलेशन टू हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के हवाले से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फार्मेसी का क्लिनिकल फार्मेसी के हवाले से, रिटेल फार्मेसी के हवाले से, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के हवाले से, फोरेंसिक फार्मेसी के हवाले से। यानी एक कंप्लीट इस लेक्चर के अंदर हम ओवरव्यू पढ़ेंगे कि फार्मेसी क्या है, उसके कौन कौन से जो है वो फार्मेसी चलाने वाले को क्या कहते हैं, उसके क्या रोल्स होते हैं, और ये हॉस्पिटल, क्लिनिकल, रिटेल, इंडस्ट्रियल, फोरेंसिक ये क्या फार्मेसीज होती हैं, इनमें फर्क क्या है और क्या क्या रोल्स हैं और ड्यूटीज क्या हैं। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं कि ये लेक्चर सीरीज स्पेशल बी कैटेगरी और फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के अंदर भी आप देखेंगे कि हर जगह पे आपका रोल बताया जाएगा। यानी कि अगर हॉस्पिटल फार्मेसी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर ओवरऑल उसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन बाद में आपका यानी फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी वालों का रोल बताया जाएगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर बी कैटेगरी वाला जो बंदा है वो क्या कर सकता है, फार्मेसी टेक्नीशियन जिसने किया हो वो क्या कर सकता है, फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो क्या कर सकता है। आए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी का जो लफ्ज है वो ग्रीक लफ्ज से ड्राइव किया गया है, वो है जी फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी। यानी किसी भी ड्रग या जो क्या कहते हैं मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, फार्माकॉन। और फार्मेसी का वर्ड इससे ड्राइव किया गया, तो इसका मतलब क्या होगा? फार्मेसी का मतलब है जी स्टडी ऑफ ड्रग, मेडिसिन, यूज ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन टू मेक अ रेमेडी फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। यानी दवाइयों के मुतालिक, ड्रग्स और मेडिसिन के मुतालिक जो भी बात होगी वो हम फार्मेसी के अंडर देखेंगे। फार्मेसी इज एंशिएंट, ये बहुत ही पुराना, अगर आपने इसकी हिस्ट्री देखनी है तो एक अलग से लेक्चर जो है वो इसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम की अलग से, और आपके सिलेबस में अलग से लेक्चर एक अवेलेबल है। क्योंकि आपके जो बी कैटेगरी या फार्मेसी टेक्नीशियन वालों के लिए जो हिस्ट्री है फार्मेसी की वो सिर्फ मुस्लिम है, और मुस्लिम के अंदर भी चंद एक सिलेक्टेड साइंटिस्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली वही होगा कि फार्मेसी की जो हिस्ट्री है मुसलमानों की, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जाके कितनी पुरानी हिस्ट्री है। तकरीबन 5000 साल पुरानी हिस्ट्री फार्मेसी की हमें मिलती है। और ये नोबल, एक इज्जत, काबिल वकार शोबा है, लाइफ सेविंग प्रोफेशन है। इसमें हम जिंदगी, लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। और अगर आपने इसका दूसरा नाम देख रहे हैं कि फार्मेसी को हम किसी अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, तो आप मदर ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं। वही यानी कि मेडिसिन, ड्रग्स के मुतालिक जहां भी बात होगी वो फार्मेसी के मुतालिक बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी APCP के हवाले से हम डेफिनेशन देखते हैं कि फार्मेसी क्या है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, के फार्मेसी जो मेडिकल साइंस उसकी एक ब्रांच है, विच डील विद द स्टडी ऑफ, किन किन बातों की स्टडी करनी है और किस हवाले से करनी है, ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के हवाले से स्टडी करनी है। किन किन पॉइंट ऑफ व्यू पे? नंबर 1 डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग की डिस्कवरी के हवाले से कोई बात कर रहा है, ड्रग की जो डिस्कवरी हो रही है वो फार्मेसी के अंडर आएगी। उसकी जो डेवलपमेंट, डिस्कवरी के बाद होती है फिर डेवलपमेंट, उसकी डोजेज फॉर्म सेलेक्ट करना, उसका वो सिरप बनाना, सस्पेंशन बनाना, सोल्यूशन बनाना है, कौन सी डोजेज फॉर्म बनानी है और कितनी मिकदार में बनानी है, एक्सटेंडेड रिलीज बनानी है, सिंपल गोली बनानी है आपने। तो सारी डेवलपमेंट कहां पे आएगी? किसकी? ड्रग्स की, वो फार्मेसी के अंदर आएगी। नंबर 2 सिंथेसिस, उसे बनाना, प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग यानी एक बड़े स्केल पे जाके प्रोड्यूस करना। एक्शन यानी कि उसका एक्शन क्या होगा, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकता है, फार्माकोडायनामिक एक्शन हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके जो है वो किस किस बंदे को आपने देनी है, किस किस के अंदर कंट्राइंडिकेशन है, ये सारी की सारी सब बातें जो ड्रग्स के मुतालिक है वो फार्मेसी के अंदर आती हैं। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, जब आप दवाई बना रहे हैं या बेच रहे हैं किसी भी स्टेप पे, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो उसकी क्वालिटी जब बनने लगी, जो क्वालिटी थी, क्या वो किसी बंदे के जैसे टैबलेट किसी कोई खा रहा है
तो बनने से लेके खाने तक क्या क्वालिटी मेंटेन रही, इसे हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। अब फैक्ट्री के अंदर अलग से हम क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ेंगे, आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर। और रास्ते के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस करनी होती हैं, मेडिकल स्टोर फार्मेसी वालों ने, डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने क्या क्या प्रिकॉशंस करनी होती हैं कि वो टैबलेट टूटे नहीं, वो डैमेज ना हो, वो वेट ना हो, उसको मॉइस्चर ना हो जाए टैबलेट को, या सिरप सस्पेंशन है तो उसकी बोतलें ना टूटे। तो ये सारे का सारा कोई चीज उसके अंदर मिक्स ना हो। लेट्स सपोज एक सिरप की बोतल है, वो टूट गई है, उसके अंदर कोई और लिक्विड शामिल हो गया, हल्का सा क्रैक आ गया तो उसके अंदर कोई और लिक्विड मॉइस्चर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकता है, तो ये क्वालिटी में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम यही होता है कि फैक्ट्री के अंदर भी और फैक्ट्री से निकलने के बाद कंज्यूमर के हाथ आने तक, कंज्यूमर के इस्तेमाल करने तक क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। डिस्ट्रीब्यूट करना भी किसका काम है, फार्मेसी वालों का काम है। रेगुलेटेड अफेयर्स और क्लिनिकल यूजेस, क्लिनिकल यूज डिस्कवर करना, उसे बनाना और फिर आगे इंप्लीमेंट करवा देना कि भाई ये जो ड्रग है ये मसल्स के अंदर वर्क करती है, मसल्स को जो है रिलैक्स करती है, इसीलिए ये पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसके ये काम है, तो ये स्टीरॉयड ड्रग है, इसके ये काम है, ये ताकत की जो है मेडिसिन है, इसके ये काम है। तो क्लिनिकल यूज भी एस्टेब्लिश करना, बनाना, डिस्कवर करना और सोसाइटी के अंदर क्लिनिकल यूज को बताना और लागू करना भी एक फार्मेसी ग्रेजुएट पर्सन यानी फार्मासिस्ट का काम है, या फार्मेसी फील्ड के अंदर हम इसे करते हैं। और इसकी मार्केटिंग पैटर्न के किस तरह मार्केटिंग होगी, क्योंकि मेडिसिन की जो मार्केटिंग है वो दूसरी मार्केटिंग से बहुत डिफरेंट है। यानी अगर आप पापड़, निम्को या दूसरी चीज मार्केट करना चाहते हैं, साबन, सरफ, सोडा, कोई चीज मार्केट करना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज और तरह से होंगी, लेकिन एक मेडिसिन की स्ट्रेटजीज और तरह से होगी। थोड़ा सा टच देते हुए मैं आपको चलता हूं ताकि बात क्लियर हो सके। मार्केटिंग में फर्क ये है कि जो साबन, सोडा और बोतल की आपने मार्केटिंग करनी, वो आप टीवी पे आके कर सकते हैं, वो आप यूट्यूब पे डिफरेंट एड्स लगा के कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिसिन की मार्केटिंग बिल्कुल इस तरह नहीं होती। इसके लिए एक तो हाँ, आप टीवी पे कुछ छोटी मोटी एड तो बना सकते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी एड उस ड्रग की होगी जो कई 100 सालों तक यूज में रही और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। जैसे पैनाडोल वालों ने अपनी एक छोटी सी एड बनाई हुई है, क्यों? क्योंकि वो एक लंबा अरसा उनके पास टेन्योर मौजूद है कि वो मार्केट में इस्तेमाल हुई। दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसमें क्या होती है कि डॉक्टर्स के पास जाना, यानी कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किसने करनी है, एमबीबीएस ने प्रिस्क्राइब करनी है ना, जो फिजिशियन है उसने प्रिस्क्राइब करनी है। पाकिस्तान के अंदर तो करंट यही रूल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये होता है कि फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब करनी होती है। लेकिन जो भी करे, अगर वो वहां पे उस कंट्री के अंदर प्रिस्क्राइबर कर रहा है तो हम उसके पास जाएंगे, अपना जो नुमाइंदा हमारा मार्केटिंग है उसके पास भेजेंगे, और जो अगर फार्मेसी प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसके पास हम नुमाइंदा भेजेंगे। तो डिफरेंस देख लिया कि अगर आपने किसी और चीज, मेडिसिन के अलावा किसी और चीज की मार्केटिंग करनी है तो आपने डायरेक्ट अपने इश्तिहार लगवाएं, जो है वो पंफलेट छपवाएं, टीवी पे जाएं, यूट्यूब पे ऐड लगाएं। लेकिन जो मेडिसिन की ऐड होती है वो बहुत ही रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड होती है, और दूसरा आप इस तरह की एड्स लगा भी नहीं सकते। सिर्फ बेहतरीन स्ट्रेटेजी यही होती है कि जो प्रिस्क्राइबर है, जिसने प्रिस्क्राइब करनी है वो मेडिसिन, वो ब्रांड यूज करवाना है, आप उसके पास जाएं और अपनी जो है, तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी फार्मेसी की फील्ड के अंदर आती हैं ऑफ ड्रग्स की। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट डेफिनेशन। फार्मेसी के अंदर क्या क्या मौजूद है जी? फार्मेसी अंदर मौजूद है प्रॉपर और सेफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, ड्रग और मेडिसिन की सेफ एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी आपको बता के आया कि जब से बन रही है दवाई, वहां से लेके वो कोई भी है, सिरप, सस्पेंशन, सोल्यूशन, इमल्शन, एलिक्सर, कोई भी डोजे फॉर्म है, इंजेक्शन है, वो फैक्ट्री से लेके शॉप तक, रिटेलर तक, और रिटेलर से लेके कस्टमर तक उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी प्रॉपर और सेफ होनी चाहिए। नंबर 2, फार्मेसी के अंदर क्या चीज इंक्लूड है? इसे प्रिस्क्राइब करना फिजिशियन का काम है, डेंटिस्ट का काम है, वेटरनरियन का काम है। फिजिशियन तो वो हो गया जो ह्यूमन को चेक करता है, डेंटिस्ट जो है वो दांतों के मतलब स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसे डेंटिस्ट कहते हैं। फिजिशियन में डिफरेंट कैटेगरीज है, जनरल फिजिशियन भी होते हैं जो आपके छोटे मोटे बीमारियों के लिए होते हैं, और दूसरा ओवरऑल जो के स्पेसिफिक फील्ड, यानी स्टमक का अलग से फिजिशियन है, कोई हार्ट का अलग से है, ब्रेन का अलग से है। वेटरनरियन का मतलब कि जो है वो डीवीएम पढ़े हुए, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन साइंस की जो 5 साल डिग्री है, वो जो पढ़े हैं उन्हें कहते हैं वेटरनरी, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, यानी कि जो जानवरों का इलाज करते हैं। तो मेडिसिन कहीं भी लिखी जा रही है, चाहे वो जनरल फिजिशियन लिख रहा है या कोई स्पेसिफिक फील्ड का फिजिशियन लिख रहा है, चाहे वो डेंटिस्ट लिख रहा है या वेटरनरियन लिख रहा है,
तो वो ड्रग क्या है, फील्ड फार्मेसी फील्ड ये कहती है वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, यानी दूसरी चीजें मेडिसिन के अलावा दूसरी जो भी चीजें हैं उनको आप कोई भी रिकमेंड कर सकता है कि यार मैंने फलां वाला ब्रांड यूज किया शूज का, अच्छा है आप भी इस्तेमाल करो, कपड़े का फलां वाला ब्रांड इस्तेमाल किया आप भी करो। तो दूसरे सारे ब्रांड जो मेडिसिन के अलावा है, वो दूसरी सारी चीजों के जो ब्रांड है वो कोई भी बंदा रिकमेंड कर सकता है, आपको बता अपने सेल्फ एक्सपीरियंस। लेकिन मेडिसिन कभी भी सेल्फ एक्सपीरियंस पर प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे पास जो है ग्रेजुएटेड फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनियन है जो कि फार्मेसी फील्ड कहती है कि जिन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। हाँ, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक अगर देखा जाए तो ओटीसी का यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे पैनाडोल, पैनाडोल एक्स्ट्रा और बहुत सी चीजें जो हैं, वो कुछ विटामिन है, विटामिन जो है वो डी के जो इंजेक्शन है, इसके अलावा और जो ताकत की मेडिसिन है वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब हो रही हैं और उन्हें इजाजत दी गई है कि वो ओवर द काउंटर जो है प्रिस्क्राइब हो। हर वो प्रोडक्ट जो किसी भी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और रेगुलर तौर पे इस्तेमाल होती है, तो वो चीज क्या होती है, ओवर द काउंटर सेल में आ जाती है। उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन का होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी जो चीजें हैं उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और अदारा है जी अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इतनी हम डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको फार्मेसी की समझ आ सके कि व्हाट इज द फार्मेसी, फार्मेसी क्या है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि डेडिकेटेड है इस हवाले से अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो यूज है, इस्तेमाल है, वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसे प्रोफेशन क्या कहते हैं हम, फार्मेसी कहते हैं। नंबर 2, डिवाइस का इस्तेमाल, कोई भी सर्विस है उसका इस्तेमाल, ताकि मैक्सिमम थेराप्यूटिक आउटकम आ। थेराप्यूटिक आउटकम का मतलब यह है कि जब किसी का ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो उसके अंदर जो मुस्बत असरात आते हैं, यानी बुखार था बुखार उतर गया, पेन थी तो पेन कम हो गई या खत्म हो गई, तो इसे कहते हैं थेराप्यूटिक आउटकम, कि वो जो इलाज हो रहा है दरअसल वो है थेराप्यूटिक आउटकम जी। तो नेक्स्ट हमारे पास सब एडिंग थी जी टाइप ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की अगर टाइप देखी जाए तो सबसे पहले हमारे पास है जी कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में आगे दो तरह की होती है जी, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट टाइप है जी फोरेंसिक फार्मेसी। नेक्स्ट टाइप है हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट है जी डिस्पेंसिंग फार्मेसी और कंपाउंडिंग फार्मेसी। इन सब के हवाले में हम जो है वो अभी आगे वीडियो में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल में क्या फर्क है, फोरेंसिक और हॉस्पिटल में क्या फर्क है, यानी कि जो टाइप्स हैं इनका आपस में डिफरेंस क्या क्या है और कोई सिमिलरिटी है, अगर है तो वो कौन से वाली है, नहीं तो हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे ताकि फर्क एक अलग अलग जो फील्ड है वो हमें समझ आ सके। और कम्युनिटी के अंदर फिर आगे दो हमारे पास सब टाइप्स हैं, रिटेल और होलसेल, इसको भी डिटेल से देखेंगे जी। तो सबसे पहली टाइप आ गई जी इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की अगर तारीफ देखें तो ये फार्मेसी की वो ब्रांच है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग और मेडिसिन में इन्वॉल्व होती है। यानी कि इसका काम, फार्मेसी की ये ब्रांच जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का काम क्या होता है कि किसी भी ड्रग को बनाना, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, मार्केटिंग और उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, और रिसर्च R&D का सारा डिपार्टमेंट जो है वो न्यू ड्रग की डिस्कवरी और डेवलपमेंट दोनों इंडस्ट्रियल जो फार्मेसी है इसका काम है। तो आए देख लेते हैं जी कि किसी भी इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ताकि हमें ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाए इंडस्ट्री फार्मेसी का कि इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है और उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या रोल होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में फिर आगे सब डिपार्टमेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी जिन लोगों ने बनानी है, मेडिसिन बनानी है, अब इंडस्ट्री के अंदर घुस के हम इंडस्ट्री के आगे डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं। तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो है जी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। उसका सब डिपार्टमेंट है जी डिस्पेंसिंग यूनिट। डिस्पेंसिंग यूनिट ये होता है कि जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है और उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन सेक्शन को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि वो इसकी फिनिश डोजेज फॉर्म बनाए। रॉ कहते हैं कि वो चीज जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, यानी जो अभी खाने के काबिल नहीं है। जैसे हमारे पास पैनाडोल के अंदर होता है पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल एक बोरी के अंदर हमारे पास 50 kg पड़ा है, हम उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकते जब तक वो पैरासीटामोल और उसके साथ दूसरे इंग्रेडिएंट मिलकर एक गोली, सिरप, सस्पेंशन ना बन जाए उस पैरासीटामोल का, जिसे हम पैनाडोल, उसका मोस्ट फेमस ब्रांड है, तब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो वो जो चीजें जिन चीजों से मिलके ये चीज बनती है, कोई भी गोली, सिरप, सस्पेंशन, उनको कहते हैं रॉ प्रोडक्ट। और वो कहाँ पे होती है? वो डिस्पेंसिंग यूनिट पे होती हैं। तो डिस्पेंसिंग यूनिट से ये आगे फिर प्रोडक्शन में आती हैं। दूसरा सब यूनिट जो है, दूसरा सब डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो होता है एक वेयर हाउस। अब वेयर हाउस की डिटेल से बात करें ना, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब ये है चीजें रखने की जगह, चीजें रखने की जगह। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या चीजें होंगी? या तो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, या हमारे पास फिनिश डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट, सस्पेंशन, सोल्यूशन, एमल्शन, वो फिनिश डोजेज फॉर्म है वो अवेलेबल होगी। तो वेयर हाउस आगे दो तरह का होता है। एक होता है, एक उसका जो सेक्शन, यानी एक ही वेयर हाउस होता है लेकिन उसको दो हिस्सों में बांटा होता है। एक होता है रॉ मटेरियल रखने के लिए, और दूसरा हमारे पास है फिनिश गुड रखने के लिए। फाइनल जो टैबलेट, एलिक्सर, इंजेक्शन हमने बना लिए हैं उनको रखने के लिए वेयर हाउस इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया कि केमिकल इंग्रेडिएंट हो सकते हैं वहां पे, या फिर जो पैकेजिंग मटेरियल है। अब ब्लिस्टर बनना है पैराडोल का या किसी भी ब्रांड का पत्ता बनना है जिसके अंदर गोलियों ने पैक होना है, उसका पैकेजिंग मटेरियल भी तो हमने कहीं ना कहीं रखना है, वो भी रॉ मटेरियल में आता है। तो पैकेजिंग मटेरियल जो कि इस्तेमाल होना है और केमिकल इंग्रेडिएंट जो कि इस्तेमाल होना है, और ये सारे का सारा रॉ मटेरियल का जो वेयर हाउस का सेक्शन होगा वहां पड़ा होगा। और इसके साथ आगे दूसरा सेक्शन होगा फिनिश गुड का, जहां हम जो भी टैबलेट, सस्पेंशन, इमल्शन बनाएंगे वो फिनिश गुड में जाके वेयर हाउस में रखवा देंगे। उसका क्या मतलब हुआ? चीजें जो पड़ी होती हैं किसी भी इंडस्ट्री की, वो वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, चाहे वो अपनी पहली शक्ल में है या आखिरी शक्ल में। तो डिस्पेंसिंग यूनिट का क्या होगा? वेयर हाउस के बिल्कुल साथ डिस्पेंसिंग यूनिट होता है। अलग से इसका एक फार्मासिस्ट होता है डिस्पेंसिंग यूनिट का, जो यहाँ से रॉ मटेरियल और ये केमिकल इंग्रेडिएंट, पैकेजिंग मटेरियल इशू कर रहा होता है कि इस बैच के अंदर लेट्स सपोज आपने 5 लाख गोली बनानी है, तो आपको इतना केमिकल ये वाला एक्टिव चाहिए, एपीआई चाहिए, और बाकी एक्सिपिएंट ये वाले चाहिए। और आपको जब वो टैबलेट बन जाती है और फिर उसको पैक करने का टाइम आता है, तब भी डिस्पेंसिंग यूनिट ही हमें पैकेजिंग मटेरियल इशू करता है कि आपने ले जी, आपने 5 लाख गोलियां पैक करनी है, इतना ये ले लें, ब्लिस्टर के लिए बनाने के लिए ले लें, और इतना जो है वो दूसरी फॉइल ले लें। तो यहाँ डिस्पेंसिंग यूनिट पे फार्मासिस्ट मौजूद होता है और ये बाय लॉ मौजूद होता है। लेकिन वेयर हाउस की बात करें फिनिश गुड वाले की, रॉ मटेरियल पे तो फार्मासिस्ट अवेलेबल है, लेकिन फिनिश गुड के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियों के अंदर, पाकिस्तान और दूसरे जो कंट्री, डेवलपिंग कंट्री हैं, इनके अंदर फिनिश गुड पे फार्मासिस्ट की जगह कोई और जो है वो पर्सन भी इंचार्ज बना दी जाता है। यानी सीनियर वर्कर जो होता है उसे फिनिश गुड का तो इंचार्ज बनाया जा सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल का इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता, डिस्पेंसिंग यूनिट का इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता। डिस्पेंसिंग यूनिट और रॉ मटेरियल का जो वेयर हाउस सेक्शन है, इन दोनों का इंचार्ज सेम होता है, फार्मासिस्ट होता है। फिनिश गुड का एक अलग से यानी कि पर्सन होता है जो कि मेंटेन कर रहा होता है, और वो फार्मासिस्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास सब डिपार्टमेंट है जी प्रोडक्शन यूनिट, यानी वेयर हाउस पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट ने डिस्पेंसिंग यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल इशू कर दिया। वो रॉ मटेरियल किसको इशू होगा? प्रोडक्शन यूनिट को इशू होगा। प्रोडक्शन वाले फिर वो गोली, सस्पेंशन, इमल्शन जो बनाना उस चीज से बनाएंगे। उसके अलावा हमारे पास पैकेजिंग एंड लेबलिंग यूनिट अलग से होता है, ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है। यानी कि आप इस तरह समझे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, यानी कि एक आधे सेक्शन के अंदर चीजें बन रही होती हैं, टैबलेट बन रही है, सस्पेंशन बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है, लेकिन वो जो पैक हो रहा है वो अलग उसका सेक्शन है, उसे हम कहते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग यूनिट। कि उसके अंदर सिर्फ जैसे बनी हुई टैबलेट्स जाएंगी और ब्लिस्टर्स के लिए जो हमें चाहिए मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल वो जाएगा, और वहां सिर्फ चीजें पैक होंगी। यानी कि ब्लिस्टर्स बनेंगे, ब्लिस्टर्स आगे डब्बियों में पैक हो जाएंगे, साथ में एक एक लिटरेचर पैक हो जाएगा। तो ये सारे का सारा जो डिस्पेंसिंग यूनिट है, वेयर हाउस है, वेयर हाउस का रॉ मटेरियल वाला हिस्सा सारे का सारा, और जो प्रोडक्शन यूनिट है, और इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग यूनिट है, ये सारे का सारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। यानी जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो इन सब चीजों का मैनेजर होगा। वो किसी जगह पे भी जाकर अपने जो है इंस्पेक्शन कर सकता है, उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। चाहे वो डिस्पेंसिंग यूनिट पे कोई इशू आ गया तब भी प्रोडक्शन मैनेजर से रब्ता करेंगे, और वेयर हाउस के अंदर कोई इशू आ गया प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है। प्रोडक्शन यूनिट में फिर प्रोडक्शन मैनेजर ही काम करेगा, सारा जो बैच को लेके चलना और उसके सारा डिटेल बनाना, क्या कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा स्टेप स्किप करना है, और पैकेजिंग करवाना भी प्रोडक्शन
मैनेजर का ही काम है। अब जो डिस्पेंसिंग यूनिट पे या रॉ मटेरियल वाले, बाज दफा अलग अलग 2 बंदे भी होते हैं, लेकिन बाज दफा एक ही बंदा जो डिस्पेंसिंग यूनिट वाला है, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिल्कुल साथ डिस्पेंसिंग यूनिट बनाया जाता है, क्योंकि वहीं से चीजें इश्यू करनी है ना। वेयर हाउस के अंदर जो रॉ मटेरियल का पोर्शन है उसके अंदर डिस्पेंसिंग यूनिट बनाया जाता है, ये डिस्पेंसिंग बूथ कह देते हैं, जिसके अंदर वो सारा स्टीरलाइज होता है और अंदर चीजें जो है वो हम मेजर करते हैं। तो जो डिस्पेंसिंग यूनिट में काम करेंगे, रॉ मटेरियल में काम करेंगे, वो होंगे जी ऑफिसर। प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो जहां दवाई बन रही है वहां भी जो मैनेजर के नीचे बंदे होंगे उन्हें भी हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफिसर। वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, टैबलेट सेक्शन का अलग से होगा, सिरप सेक्शन का अलग से होगा, इंजेक्टेबल सेक्शन के अलग से 2-4 बंदे होंगे, ईयर ड्रॉप्स बन रहे हैं अगर वहां पे तो उसके अलग से हैं, और पैकेजिंग के अंदर भी अलग से प्रोडक्शन ऑफिसर होगा। अगर बहुत ज्यादा पैकेजिंग, बहुत बड़ी वो इंडस्ट्री है, अगर छोटी इंडस्ट्री है, एक ही बैच जो है वो चल रहा होता है एक वक्त के अंदर, तो फिर जो प्रोडक्शन ऑफिसर होता है वो ही जो है वो पैकेजिंग और लेबलिंग यूनिट का भी इंचार्ज भी वही होता है। तो अब ये सारा पढ़ाने का मकसद क्या है? आपका बी कैटेगरी करने वाले का, फार्मेसी टेक्नीशियन करने वाले का यहाँ रोल क्या है? जहां जहां मैंने फार्मासिस्ट बताया है, यानी डिस्पेंसिंग यूनिट पे, रॉ मटेरियल पे, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इंचार्ज तो फार्मासिस्ट ही है एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर, लेकिन उसके नीचे जो मशीनें ऑपरेट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो फार्मेसी टेक्नीशियन वाले कर रहे हैं। तो जहां जहां फार्मासिस्ट मौजूद है उसकी हेल्प करने के लिए अब एक मशीन को चेक करना और चलाना फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, लेकिन वो चलाता तो नहीं है, वो तो सिर्फ सुपरविजन करता है। जो चलाता है वो कौन है? वो फार्मेसी टेक्नीशियन है। पहले जूनियर मशीन ऑपरेटर होगा, फिर सीनियर मशीन ऑपरेटर होगा, इस तरह जो है वो आपकी आगे ग्रेडिंग की हुई होगी। तो हायरार्की समझ आ रही है? यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा हेड कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। उसके नीचे कौन है? प्रोडक्शन ऑफिसर। उसके नीचे कौन है? आप फार्मेसी टेक्नीशियन वाले, जो कि और फार्मेसी टेक्नीशियन वाला हर डिपार्टमेंट का अलग होगा। ड्राइंग के अंदर एक अलग से बंदा जो ड्राइंग का स्पेशलिस्ट है, यानी आप फार्मेसी टेक्नीशियन वाले ड्राइंग के अंदर जो ड्राइंग का एक्सपर्ट है वो ड्राइंग में रहेगा, जो ग्रेनुलेशन वाला वो ग्रेनुलेशन में रहेगा, जो आगे मिक्सिंग वाला वो मिक्सिंग में रहेगा, जो कंप्रेशन मशीन का ऑपरेटर है वो अलग से रहेगा। आपके ऊपर फार्मासिस्ट एक ही हो सकता है, यानी पूरे टैबलेट सेक्शन है, उसके मुख्तलिफ आगे सब सेक्शन है, एक तरफ ग्रेनुलेशन आ गई, मिक्सिंग आ गई, उसकी ड्राइंग आ गई, कंप्रेशन आ गई, तो फार्मासिस्ट तो एक है, इन सब का इंचार्ज है। लेकिन इन हर एक सब सेक्शन के, यानी ग्रेनुलेशन के अलग, ड्राइंग के लिए अलग, मिक्सिंग के लिए अलग, कंप्रेशन के लिए अलग, 4 डिफरेंट फार्मेसी टेक्नीशियन वहां पे काम कर रहे होते हैं। अब लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहाँ फार्मासिस्ट होता है, कहाँ आप काम करते हैं जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट में हमारे पास आगे 2 होती हैं, एक है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और दूसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि जो प्रोडक्ट बन रही है और बाहर बिक रही है उसकी क्वालिटी को अश्योर करना, यकीनी बनाना, इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इसका अलग से एक मैनेजर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का अलग से क्यूए मैनेजर होता है इसका। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, इसके नीचे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर होते हैं जो कि फार्मासिस्ट हैं, और उन फार्मासिस्ट के साथ हेल्प करने के लिए वो फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं। तो सबसे पहला जो सब डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर वो है जी रिकॉर्ड रूम। जो चीज बन रही है, जैसे कोई बैच बन रहा है तो उसका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होगा, पूरी की पूरी एक फाइल होगी कि हमने 5 लाख गोलियां किस किस तरीके से बनाई, किस दिन ड्राइंग हुई, किस दिन मिक्सिंग, वो सारे का सारा रिकॉर्ड संभाल के रखना किसकी जिम्मेदारी है? क्वालिटी एश्योरेंस। उसके लिए रिकॉर्ड रूम अलग से बनाए जाते हैं। इसी तरह रिकॉर्ड रूम को आगे यानी कि सुपरवाइज तो फार्मासिस्ट ने करना है, लेकिन वहां जो रिकॉर्ड रूम आगे अरेंज करना है उसे जो है वो एक खास तरतीब के अंदर लेके आना, जाकर जो फाइल चाहिए वो मिल जाए, किसने करना है? फार्मेसी टेक्नीशियन ने करना है वहां पे। नंबर 2, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसी के अंडर होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो अंदर वाटर इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, उसकी क्वालिटी, उसकी पीएच, उसकी आयोनाइजेशन वैल्यू, उसकी तमाम जो पैरामीटर्स हैं वाटर के, किसी भी सस्पेंशन, सोल्यूशन, इमल्शन, टैबलेट के अंदर, वो क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले चेक करे, सुबह टाइम आके वो वाटर को चेक करते हैं, उसकी पीएच चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, फिर वो परमिशन देते हैं प्रोडक्शन वालों को कि आप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो ये किसके अंडर होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के। अब एक सिस्टम होता है HVAC। अब वहां इंडस्ट्री के अंदर हम जगह जगह पे एसीज तो नहीं लगा सकते, तो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसे आप HVAC कहते हैं,
कमरे का पूरा जो है वो, अगर हमने उसे सर्दियों के अंदर जैसे गर्म करना है तो वो उसी सिस्टम से होगा, अगर गर्मियों के अंदर ठंडा करना है तो वो उसी सिस्टम से होगा, किसी में से जो है हवा को इवैक्यूएट करना है, फ्रेश हवा अंदर भेजनी है, तो वो सारे का सारा एचवैक सिस्टम से। एक अलग से वीडियो मौजूद है अगर आपने डिटेल देखनी है एचवैक सिस्टम की। तो ये सारे का सारा यानी कि इन्वायरमेंट कंट्रोल जो सिस्टम है वो एचवैक सिस्टम है। कूलिंग, हीटिंग, वेपोराइजेशन और जो क्या कहते हैं कि मॉइस्चर के कंटेंट कितना है कमरे के अंदर, ये सारी चीजें देखने के लिए एचवैक सिस्टम बनाया जाता है। इसके अलग से इंजीनियर्स होते हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंडर ये सारा सिस्टम भी होता है। इसके अलावा सैनिटेशन यानी कि जो सफाई करनी है, पोछे लगाने हैं, उसका भी तो एक डिपार्टमेंट होगा। कोई 10, 12, 20, 25, 100 बंदे जो है वो सफाई के लिए रखे होंगे, क्योंकि एक बैच बन जाना है, फिर वो उसका फर्श, उसकी दीवारें, हर चीज कमरे की वॉश होनी है, फिर दूसरा बैच बनना है, फिर उसका फर्श, उसकी जो मशीनें, हर चीज वॉश होनी, फिर तीसरा बैच अंदर जाना है। तो सैनिटेशन का सारा डिपार्टमेंट अक्सर जगह पे क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर है, बाद जगह प्रोडक्शन के अंडर भी दे देते हैं, बाद जगह क्वालिटी कंट्रोल के अंडर भी दे देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर ही होता है। ताकि क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है क्वालिटी के हिसाब से, बल्कि सैनिटेशन को भी कंट्रोल करना है, हवा को भी कंट्रोल करना है, वाटर जो इस्तेमाल हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना है। और इसी तरह जो है क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह इधर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पता क्या करती है, जब रॉ मटेरियल आता है ना किसी भी कंपनी का रॉ मटेरियल, उसकी सैंपलिंग भी क्वालिटी एश्योरेंस करता है और फिर आगे क्यूसी से टेस्ट करवाता है। क्वालिटी एश्योरेंस का आप अगर समझना हो तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ब्रिज के तौर पे काम करता है। प्रोडक्शन और क्यूसी के दरमियान एक इंटेग्रिटी को कंट्रोल रखने के क्वालिटी एश्योरेंस काम कर रहा है कि प्रोडक्शन वाले जो काम कर रहे हैं क्या ये क्यूसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, जिस जो टैबलेट बननी है उसकी स्पेक्स क्या वाकई वैसी बन रही है नहीं बन रही। इन लोगों ने खुद से थोड़ी बहुत ही फिजिकल टेस्टिंग खुद से करनी होती है, बाकी सारी जो केमिकल टेस्टिंग है, एनालिसिस है, वो सारे का सारा क्यूसी से करवाना होता है। लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन रखना इनकी जिम्मेदारी है, यानी दो बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, क्यूसी पर डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है, प्रोडक्शन अलग से, क्यूए इन दोनों पे जो है वो आप समझ लें। मैं अक्सर कहा करता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर कि क्यूए जो है वो डिपार्टमेंट वो बॉस होता है फैक्ट्री का, क्यों, और होना भी चाहिए बॉस। अगर क्यूए डिपार्टमेंट जिस फैक्ट्री का मजबूत है ना, उसकी क्वालिटी बड़ी आला होगी, उसके जो है इंजेक्शन, सीरप, सस्पेंशन सब एक नंबर क्वालिटी के बनेंगे। प्रोडक्शन और जो है वो क्यूसी दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है अगर क्यूए एक्टिव ना हो। क्यों? क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा होता है। क्यूसी की तरफ देखें तो क्यूसी के अंदर टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि एक दो टेस्ट स्किप कर दे, खुद ही से वैल्यू लिख दे, पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं ना। इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो भी जो है वो जैसे ड्राइंग जल्दी कर दें, तो ड्राइंग अगर 10 मिनट करनी थी एक खास टेम्परेचर पे, उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा के 5 मिनट कर दी। हो सकता है उस टेम्परेचर पे जो बढ़ा के किया उस पे एपीए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सारे का सारा जल गया। जलने का मतलब उसकी जो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी है, उसकी जो थेरापेटिक एक्टिविटी, वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो गई हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज द बॉस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इससे होना चाहिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि क्वालिटी एश्योरेंस को बॉस होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन और क्यूसी दोनों पे ग्रिप रख सके और एक क्वालिटी को मेंटेन कर सके एक अच्छी। ताकि अगर क्वालिटी एश्योरेंस मजबूत होगा ना तो प्रोडक्शन वाले अपना काम फुली 100% करेंगे और क्यूसी वाले भी अपना काम फुली करेंगे। तो बहुत अहम डिपार्टमेंट है। अब क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ओवरऑल एक डिपार्टमेंट बनता है, इसके आगे दूसरा कौन सा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं सारा। नेक्स्ट मेन डिपार्टमेंट है जी R&D डिपार्टमेंट। R&D लोकल कंपनीज की अगर बात करें तो ये तो प्रोडक्शन के हवाले किया होता है कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ही छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहें, क्योंकि लोकल कंपनीज ने कोई नया मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं करना होता, नए मॉलिक्यूल पे वर्क नहीं करना होता। जो ऑलरेडी बिक रहे हैं उसी को बस नाम बदल के एक खास स्पेक्स के तहत उनको जो है वो दोबारा, जैसे पैरासीटामोल है तो पैनाडोल एक ब्रांड होगा, कोई दूसरी कंपनी लोकल उसने अपना ब्रांड बना लेना, तीसरी ने अपना, है तो वो पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जब वो बिक रहा है तो वो किसी अथॉरिटी की वजह से प्रूव हो गया है। तो R&D लोकल कंपनीज के अंदर इतना जो है वो बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता, इसके अंदर वर्क फोर्स इतनी नहीं होती। ये प्रोडक्शन के हवाले किया होता है कि आप लोग बस जो है ना नए नए ब्रांड जो है उस पर वर्क करते रहो। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर R&D एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। सीनियर साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, सीनियर फार्मासिस्ट, सीनियर केमिस्ट को वहां पे ऑन बोर्ड होते हैं जो कि नए मॉलिक्यूल पे काम करते हैं और फिर नया डोजेज फॉर्म लेके आते हैं, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो वहां का R&D मजबूत होता है। तो R&D का बेसिकली काम ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल, चाहे वो पहले से डिस्कवर है या डिस्कवर नहीं है, अगर डिस्कवर नहीं है तो फिर वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी डिस्कवर है वो तो फिर अपना एक ब्रांड ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर ऑनर यानी कि जो मालिक है
वो इसमें शामिल होगा, और सीईओ होगा। सीईओ जो है वो इसका कंपनीज का जो है वो हमेशा फार्मासिस्ट ही होता है, यानी कि ऑनर ने जो आगे सीईओ बनाया होता है वो फार्मासिस्ट होता है, ताकि नीचे सारे जो भी मैनेजर्स है, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, R&D का डिपार्टमेंट, तो R&D का जो मैनेजर है, इन सबको जो है रेगुलेट करना सीईओ का काम है। यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सारे के सारे मैनेजर्स और ऑनर और सीईओ ये मिलके एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने फैसला करना होता है कि हमें क्या बनाना है, क्या बेचना है, कितना बनाना है, कितना बेचना है। नेक्स्ट हमारे पास डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री का, वो है जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, यही के ड्रग्स को आगे मार्केट में बेचना। फिर आगे एक डिपार्टमेंट होता है अकाउंट डिपार्टमेंट, सैलरीज भी तो देनी है, हिसाब किताब भी तो रखना है, कितने लाख का माल बेच दिया, कितने का वापस हमारे पास पड़ा हुआ, कितने का हमने और बनाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल लेने हैं, रॉ मटेरियल वालों को पैसे देने हैं, चाइना से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, अमेरिका से रॉ मटेरियल आ रहा है, उनको जो है वो एलसीज उनकी क्लियर करवानी, उनको पैसे देने, सारे के सारे अकाउंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियर डिपार्टमेंट, ये जो एचवैक का सिस्टम है, ये जो हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, ओवरऑल जो हमारे पास मशीन फिट है ग्रेनुलेशन के लिए, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग के लिए, तो उसके अंदर जो है दोनों तरह के क्या, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं, क्योंकि मशीनों को अंदर ही सेट कर दिया जाता है, बाहर से अलग से जो है वो इंजीनियर्स नहीं लाए जाते जी। तो इनसे अलग, इनका अलग डिपार्टमेंट होता है, और छोटी लोकल कंपनीज में भी ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या क्यूए के हवाले किया होता है या प्रोडक्शन के हवाले किया होता है इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर एचआर डिपार्टमेंट होता है, लोकल कंपनीज के अंदर तो अलग से एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता, जो सीईओ होता है और जिस डिपार्टमेंट में बंदा चाहिए उसका मैनेजर, यानी एक सीईओ, क्वालिटी एश्योरेंस में बंदा चाहिए तो क्वालिटी एश्योरेंस का मैनेजर, ये दोनों एचआर डिपार्टमेंट होते हैं और बंदा वो रख लेते हैं। लेकिन मल्टीनेशनल के अंदर अलग से एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, जो नई रिक्रूटमेंट करनी है, उनका टेस्ट लेना, उनकी जो है फिजिकल टेस्टिंग, उनकी जो डिग्रीज है उनको वेरिफिकेशन कराना और उनको रखने का पैकेज डिसाइड करना, सारा एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट मैंने सिर्फ इसीलिए आपको समराइज करके बता दिए ताकि आपको पता चल सके कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसके अंदर मेडिसिन बन रही है, ऐसी इंडस्ट्री के कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और किस डिपार्टमेंट का क्या काम है। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यही चीजें आप याद कर लें, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसके 2-4 रोल पता होने चाहिए जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस लेक्चर सीरीज की खूसियत यही है कि आपको आपका रोल बताना है, फार्मेसी टेक्नीशियन को आपका रोल बताना है। आप असिस्टेंट है किस चीज के, जो डिस्पेंसिंग में इंचार्ज है, प्रोडक्शन में इंचार्ज है, वेयर हाउस में इंचार्ज है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, क्यूसी ऑफिसर, मशीन ऑपरेटर फिर आप लगेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये आपका रोल है, ये आपका स्कोप है इंडस्ट्री के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है जी? हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ बीमारों का इलाज होता है, तो आप इसे बीमारिस्तान भी कह सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो ये ऐसा डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी हॉस्पिटल के साथ लिंक है और वहां पे फार्मेसी प्रैक्टिस हो रही है। यानी एक फार्मेसी की दुकान हॉस्पिटल के साथ लिंक हो जाएगी, उस फार्मेसी को क्या कहेंगे हम? हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे। अब ये जरूरी नहीं होता कि वो जो हॉस्पिटल की फार्मेसी है वो उस हॉस्पिटल के अंदर ही हो, बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि रोड के दूसरी तरफ फार्मेसी है जो कि उस हॉस्पिटल के साथ लिंक है और वो उसे हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाएंगे। तो जो फार्मेसी हॉस्पिटल के साथ लिंक हो और सारे हॉस्पिटल्स के इंतजामात मेडिसिन के हवाले से देख रही हो, उसे हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो फार्मेसी वर्क कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। और इंडस्ट्री के अंदर जो कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जी। तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी सर्विस है हॉस्पिटल के अंदर या कहीं करीब, लेकिन वो लिंक होती है हॉस्पिटल के साथ, अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, के ऐसी फार्मेसी जो किसी भी हॉस्पिटल के साथ लिंक है और उस फार्मेसी का मालिक कौन है? एक फार्मासिस्ट है, वो कॉम्पिटेंट भी है, लीगली क्वालिफाइड, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री की हुई है उसने और उसे एक्सपीरियंस भी है, जहां पे उसने सारी मेडिसिन और जो सप्लाईज हॉस्पिटल को चाहिए उसको स्टॉक किया हुआ है और फिर जब वक्त आती है उसे डिस्पेंस करता है, यानी पेशेंट को देता है प्रिस्क्रिप्शन को। इन पेशेंट, आउट पेशेंट, इन पेशेंट यानी जो हॉस्पिटल अंदर एडमिट हो जाते हैं उन्हें इन पेशेंट कहते हैं, जो मेडिसिन लेके बाहर चले जाते हैं, अपने पांव पे चल के आते हैं और मेडिसिन लेके बाहर चले जाते हैं, उन्हें आउट पेशेंट कहते हैं। दोनों को मेडिसिन देना
दोनों की जरूरियात पूरी करना हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। सप्लाईज जो नर्सिंग यूनिट यानी जो एडमिट हो गए इन पेशेंट है जो एडमिट हो गए हैं उनको फिर नर्सिस मेडिसिन देती हैं, तो नर्सिस यूनिट को भी तो सप्लाई जाएगी मेडिसिन की, वो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है, हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। और इसके अलावा जो है ये बल्क में मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, इंजेक्टेबल्स प्रिपेयर जो करते हैं और स्टीलाइज भी करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में एक छोटा सा फर्क ये है, मैं अगर आपको बताऊं तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर स्पेशली और मोस्ट केसों के अंदर छोटी मोटी जो है प्रोडक्शन अंदर हो रही होती है, मिक्सिंग अंदर हो रही होती है। जैसे आप चिल्ड्रन के अंदर जाए ना, चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहीं भी आपको मौजूद हो तो वहां तो अंदर स्पेशल कंपाउंडिंग हो रही होती है, क्योंकि जो डोजेज जितनी मिकदार जितने मिलीग्राम जितने ml इंजेक्शन जितने ml या जो है वो टैबलेट का जो है वो जितने मिलीग्राम्स वो चाहिए हो वो मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होते। मार्केट में जो अवेलेबल सस्पेंशन सोल्यूशन इमल्शंस है वो एक अडल्ट के लिए हैं, बच्चों के लिए या बुजुर्ग आदमियों के लिए वो मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। उसकी डोज कौन डिसाइड करेगा? फिजिशियन प्लस फार्मासिस्ट उसकी डिसाइड करेगा कि इतनी आपने इतने ml देने, उसको फिर तैयार करना हॉस्पिटल का काम है। तो जो गेड्रियाटिक कहते हैं, बूढ़े लोगों का अस्पताल होता है, जो बच्चों का होता है उसे पेडियाट्रिक कहते हैं। गेड्रियाटिक और पेडियाट्रिक दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर जो साथ फार्मेसी लिंक होती है ना, कंपाउंडिंग कर रही होती है, अंदर ही प्रिपरेशन कर रही होती है। और अगर वो स्टीलाइज है, जैसे इंजेक्शन को अगर उसने प्रिपेयर किया है किसी भी जो है वो टैबलेट से या पाउडर से, तो वो उसको स्टेरिलाइज करना भी सारा सिस्टम अंदर मौजूद होता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। जी, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की देख लेते हैं। उस मेडिसिन की हॉस्पिटल जो फॉर्मुलरी है या हॉस्पिटल की डिमांड के मुताबिक सारी की सारी मेडिसिन खरीद के रखना हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। दूसरा, जो परचेज की है ड्रग जब तक वो पेशेंट को नहीं मिल जाती तो उसको संभाल के रखना, उस परचेज ड्रग को, ये भी फार्मासिस्ट का काम है। और पेशेंट काउंसलिंग भी, जो पेशेंट वहां आके आप पे हॉस्पिटल फार्मेसी पे आपसे पूछ रहा है उसको गाइड। पेशेंट काउंसलिंग ये होता है कि एक सिरप है ना, तो सिरप के बारे में पेशेंट काउंसलिंग ये होगी कि इसे कितने ml इसने लेना है, दिन में कितने टाइम लेना है, इसके साथ दूध पीना है नहीं पीना है, इसके साथ कौन सी ग़िज़ा है, तो इसे कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग इन सिंपल वर्ड्स। तो ये सारे का सारा जो वहां हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मौजूद होगा उसकी जिम्मेदारी है। कंपाउंडिंग, अगर हॉस्पिटल की नीड है तो ये कंपाउंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, पेडियाट्रिक और गेड्रियाटिक के अंदर दोनों कंपाउंडिंग हो रही थी अंदर से जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, वो बच्चा है या बूढ़ा है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेडिसिन को डेवलप कर लेना, बना लेना, वक्ती तौर पर बना लेना। और कुछ तो चीजें ऐसी हैं, आयरन का सोल्यूशन या दूसरी चीजें जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर ही बन रही हैं, कोई ब्रांड वगैरह उसका अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, कंपाउंडिंग बहुत बड़े हाई लेवल पे हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। स्पेशल आपको बता रहा हूँ, पेडियाट्रिक के अंदर कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। लेट्स सपोज हमें कोई सस्पेंशन चाहिए, वो सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या वो एक लंबे अरसे के लिए शॉर्ट हो गया, उसका जो है वो कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया है, लेकिन जरूरत तो लेट्स सपोज है ना, तो वो उसके लिए फिर हमारे क्या हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट काम आएगा। वो इंग्रेडिएंट खुद से परचेज करेगा और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर वो चीजें बनाएगा। पेशेंट को डिस्पेंस करना भी हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट की काम है, और ड्रग फॉर्मुलरी के अंदर उसको बनाना, डिजाइन करना भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही जिम्मेदारी भी है। अगर कोई रिसर्च है फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कोई नई ड्रग लॉन्च हुई है, कोई नया सिरप नया सस्पेंशन आया, उसके हवाले से रिसर्च चल रही है, तो उसके जो फीडबैक पेशेंट का आ रहा है उसके पास, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास, या जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हुए, जैसे एक इंजेक्शन है तो लेट्स सपोज उसको लगा, जब पेशेंट को हम लगाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन हो रही है, वो ऑयल इन नेचर है, तो ये सारी चीजें जब न्यू चीजें लॉन्च हो रही होती है ना हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, जब नई ड्रग आती है तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या हॉस्पिटल सेटअप के अंदर सिर्फ वो ड्रग अलाउड की जाती है इन पेशेंट के लिए, जो पेशेंट अंदर एडमिट है उसके लिए नई ड्रग होती है, ताकि उसको कोई रिएक्शन हो तो वो दूसरी उसको मेडिसिन दी जा सके। तो उस वक्त जो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिसर्च चाहिए वो कौन करेगा? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करेगा। इसी तरह जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जैसे नर्स है, डिस्पेंसर है, आप है फार्मेसी टेक्नीशियन, आप भी पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं, तो इनको पढ़ाना, एजुकेट करना भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। तो अब आपका बात देखते हैं, आप फार्मेसी टेक्नीशियन का क्या काम? ये सारे काम करने तो फार्मासिस्ट ने, लेकिन उसके अंदर हेल्प किसने करवानी है? फार्मेसी टेक्नीशियन के अंदर। वो परचेजिंग खुद करेगा,
सुपरवाइज खुद करेगा, हो सकता है आपसे वो परचेजिंग करवा रहा हो, डिस्पेंस करना उसी की जिम्मेदारी है, लेकिन डिस्पेंसिंग मोस्टली आपसे वो करवाएगा। जी हाँ, वहां से पेनाडोल के 2 पत्ते उठा के दे दो, वहां से ये कर दो। इसी तरह कंपाउंडिंग के अंदर अगर आप सीरियस है, आप प्रोफेशन से आपको लगाव है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि फार्मासिस्ट आपको अपने साथ कंपाउंडिंग रूम में भी लेके जाएगा और आपको सिखाएगा कंपाउंडिंग, और बाद में करवाएगा भी कंपाउंडिंग आपसे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। इसी तरह कोई भी काम जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कर रहा है, वो फार्मेसी टेक्नीशियन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दोनों की मर्जी से कर सकता है। अगर वो काम सीखे, शौक करे, इसकी तरफ तवज्जो दे, तो आप भी ये सारे रोल उसको यानी कि फार्मासिस्ट को मदद करेंगे इन सारे काम को करते हुए। नेक्स्ट चलते हैं फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी क्या होती है कि द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉज, कि ड्रग को लॉज, जैसे हमारा ड्रग एक्ट 1976 है, इस तरह डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। पंजाब का ड्रग रूल अलग है, सिंध का अलग है, केपीके का ड्रग रूल जो है वो अलग है, तो परचेजिंग के लिए रूल्स अलग है हमारे पास, और जो दूसरे अमेंडमेंट आती रहती हैं, तो वो सारे के सारे जो लॉ बनाना है किसी भी ड्रग को स्टडी करने के लिए या उसको मार्केट करने के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको लाइसेंस देना है, अपने इंडस्ट्री को देना है, मेडिकल स्टोर को लाइसेंस देना है, या डिस्ट्रीब्यूशन को लाइसेंस देना है, या फार्मेसी को लाइसेंस देना है, उसके मुतालिक जो सारे लॉज बनाने हैं वो फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर आते हैं, और ये अलग से फील्ड है। ये लीगल जो है वो कामों को देख रही होती है फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। और क्या क्या काम होते हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट एजेंसीज ये सारी चीजें यानी कि रूल एंड रेगुलेशन बना रही होती हैं, और फिर बाद में पार्लियामेंट से वो अप्रूव होती है, और फिर वो काबिल इस्तेमाल हो जाती है, लागू हो जाती हैं कम्युनिटी पे। वही सारी बातें मैंने जो आपको कही कि भी किसी भी प्रोडक्शन को लाइसेंस चाहिए, वो कैसे मिलेगा, वो रूल के अंदर लिखा हुआ है। किसी को मेडिकल स्टोर बनाने के लिए, जैसे आप फार्मेसी टेक्नीशियन वाले बी कैटेगरी रजिस्टर बी में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको मेडिकल स्टोर बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, वो कैसे मिलेगा, वो कानून में लिखा हुआ तरीका, सारा कानून में, फीस सारी कानून में लिखी हुई है। वो परचेज करनी है, सेल करनी है ड्रग, सारे का कवानीन फोरेंसिक फार्मेसी की फील्ड में आता है। तो आपका क्या काम है, यानी फार्मेसी टेक्नीशियन का फोरेंसिक फार्मेसी में जिम्मेदारी ये है, यहाँ भी फार्मासिस्ट ही काम कर रहे हैं ना, फार्मासिस्ट ही कानून बना रहे हैं, फार्मासिस्ट ही एज ए गवर्नमेंट के जो है वो हाथ और जो है बाजू बन के लॉ को एम्पावर कर रहे हैं, लॉ को लागू कर रहे हैं। जैसे ड्रग एक्ट 1976 है, तो उसके लिए आगे फिर क्या होता है कि डिवीजनल ड्रग इंस्पेक्टर रखे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का अलग, डिवीजनल अलग ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ऐसा फेडरल का अलग से ड्रग इंस्पेक्टर, और फिर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होता है, ड्रग कंट्रोलर होता है। तो ये सारे के सारे फार्मासिस्ट होते हैं। इन्हें अपने काम करने के लिए साथ में कोई बंदा तो चाहिए ना, और वो आप हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन है, यानी कि जो डीआई होता है ड्रग इंस्पेक्टर, उसके साथ एक बंदा मुसलसल जो उसने छापे डालने हैं, फार्मेसी मेडिकल स्टोर्स पे जाना है, फार्मेसी पे जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, तो उसके साथ जो रिकॉर्ड हैंडलिंग के लिए उसके जो डाटा वो वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा, उसको कौन मेंटेन रखेगा, आप फार्मेसी टेक्नीशियन वाले मेंटेन रखेंगे। तो जहां जहां फार्मासिस्ट है वहां साथ साथ आपका काम है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यही है कि आपने फार्मासिस्ट को असिस्ट करना है। यू आर द असिस्टेंट ऑफ फार्मासिस्ट, ड्यूटी उसकी है, काम उसका है, लेकिन उसके अंदर मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको बनाया इसीलिए जा रहा है, आपको फार्मेसी टेक्नीशियन क्यों बनाया जा रहा है, इन्हीं सारे कामों के लिए बनाया जा रहा है, इन्हीं सारे कामों के अंदर आपको इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं जी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं जी, क्लिनिकल फार्मेसी इज अ स्पेशलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंस। ये फार्मास्यूटिकल साइंस की एक स्पेशल फील्ड है, जिसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, स्टडी और मेडिसिन को जो स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट स्टडी कर रहे होते हैं। यानी क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हम उसके क्लिनिकल यूज देख रहे होते हैं कि कौन सी ड्रग का क्या क्लिनिकल यूज है, उसको भी तो किसी ने फाइंड करना है ना, किसी ने डिस्कवर करना है। डिस्कवर चलो नहीं करना, कंफर्म भी तो करना है कि ये पेन किलर है, ये नॉन स्टीरॉयड है, एनसेड है, ये हमारे पास जो है वो विटामिन हैं, इसका क्या रोल है, ये हमारे पास जो है वो इंजेक्शन है, इनका क्या रोल है, ये ड्रिप्स है, इनका क्या रोल है। तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी डिजीज के हवाले से, स्पेसिफिक मेडिसिन के यूज के हवाले से वो कौन डेवलप करता है, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट डेवलप करता है। किस फील्ड के अंदर, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। फार्मेसी जो काम कर रहा है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सबसे पहले क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इसका पाकिस्तान के अंदर तो अभी इतना खास रोल 2022 के अंदर, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 2022 के अंदर आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल्स
और जो हमारे पास हैं यानी बहुत ज्यादा महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके अंदर आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट के अंदर अभी लॉज और कानून और रेगुलेशन 2022 के अंदर अभी बन रही हैं, कुछ बन भी चुकी हैं, लेकिन इंप्लीमेंट अभी इतने ज्यादा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में तो आ सकते हैं ना, 1-2 साल 3 साल तक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अगर रोल बनेगा तो वहां अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम वहां करना है तो उसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आए देखते हैं कि अगर क्लिनिकल और बाहर वाले जो कंट्रीज हैं वहां क्लिनिकल फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं, वो ये वाले काम करते हैं। और कल को अगर पाकिस्तान में भी, जैसे अभी बता रहा हूँ, मिलिट्री और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर अभी थोड़ी सी कमी है, तो वो भी बहुत जल्द गवर्नमेंट इसको दूर करने जा रही है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट को हायर करने जा रही है। ये जो मौजूदा फार्मासिस्ट है उनको क्लिनिकल रोल की तरफ धकेल के ला रही है कि आओ भी आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करो। तो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को क्या क्या काम करना होता है? सबसे पहले वो मेडिकेशन रिव्यू करता है इन कंपैरिजन विद डायग्नोस, कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो पर्ची है उसको देखता है अच्छा फिजिशियन ने क्या लिखा है, जैसे ये वाली डिजीज है, क्या वही वाली मेडिसिन लिखी हुई है या नहीं। अगर वही वाली लिखी है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेंगे कि सर आपने डिजीज तो ये फाइंड आउट किया है, इसकी मेडिसिन ये वाली है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट अब उस मेडिसिन को, उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना, और अगर उसके अंदर ड्रग इंटरेक्शन मौजूद है, ड्रग इनकम्पैटिबिलिटीज मौजूद है, दो ड्रग्स की आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो सारा कुछ बताना फार्मासिस्ट का जिम्मेदारी है, वो फिजिशियन को बताए और वो जो पर्ची है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसको करेक्ट करवाए, सही करवाए। लेकिन करवाना कैसे? डॉक्टर की परमिशन के साथ। करना किसने है? फार्मासिस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की स्टडी, जो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होते हैं और डिफरेंट ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी हो रही होती है, वो सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट करते हैं। फार्माको इकोनॉमिक स्टडी हो रही होती है डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, और दूसरी जो स्टडीज के अंदर वो सारे के सारे इसके अंदर। ये फार्माको इकोनॉमिक स्टडी के अंदर छोटा सा आपको देता जाऊं कि लेट्स सपोज हमें एक इलाज ज्यादा अरसे तक करना पड़ा लेकिन वो सस्ता पड़ा, दूसरा इलाज थोड़ी देर तक चला यानी 2-3 दिन आपने लेना है लेकिन वो कॉस्टली है, तो ओवरऑल उसका रेशियो निकाली जाती है कि वो वाला इलाज ज्यादा बेहतर है या ये वाला इलाज, यानी कि पैसों के हवाले से और जो दिन, कितने दिन लग रहे हैं और कितने पैसे लग रहे हैं, इन सब को डिटेल स्टडी करके फिर क्या निकाला जाता है? इकोनॉमिकली वे निकाला जाता है कि अच्छा यार ये वाली अगर मेडिसिन हम अगर हॉस्पिटल्स के अंदर या प्राइवेट सेटअप के अंदर इस्तेमाल करवाएं ना तो टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा। हमने ये नहीं है कि पैसा ज्यादा या टाइम ज्यादा, हमने दोनों को मैनेज करना होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने, कि ऐसा जो है वो जेनेरिक इस्तेमाल करो, ऐसा केमिकल इस्तेमाल करो कि टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और रिजल्ट भी अच्छे आए। नेक्स्ट, ड्रग एडवर्स इफेक्ट, जैसे हॉस्पिटल के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर भी तो की जा रही है, जो इन पेशेंट है हमारे पास, वहां पे मरीज मौजूद है, तो उनको जो ड्रग दी जा रही है क्या उनमें एडीआर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कौन से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये सारी स्टडी करना क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। और फिर अंदर यानी कि सीरियस डिजीज पे जो मुहिम चल रही होती हैं, जैसे अगर टीबी के हवाले से वो हॉस्पिटल है तो वो टीबी के हवाले से वो कैंपेन चला रहे होंगे, सेमिनार्स करवा रहे होंगे ताकि लोगों को टीबी के बारे में ज्यादा पता चले। इसी कैंसर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कैंसर के मुतालिक अपनी सेमिनार्स करवा रहे होंगे। तो ये सारे जो सेमिनार्स करवाना हॉस्पिटल के अंदर किसकी जिम्मेदारी है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। लेकिन अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट वहां मौजूद नहीं है तो फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ को बताना है कि इंजेक्शन किस तरह लगाना है, ये वाला जो है वो इंट्रामस्कुलर है, सबकोटेनियस है, कौन से वाला इंजेक्शन है, किस इंजेक्शन को कितनी जो है रफ्तार से लगाना है, किस एंगल पे लगाना है, कौन सी मेडिसिन आपने, जैसे एक होता है पॉलीफार्मेसी का कॉन्सेप्ट कि एक मरीज ऐसा है जिसको 15 डिफरेंट आपने केमिकल्स देने हैं, तो उसका टाइम डिसाइड करना है कि ये 3-3 घंटे के बाद आपने इतनी इतनी मेडिसिन देनी है, वो सारा फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। और वही आपके रोल की बात करते हैं, जहां जहां फार्मासिस्ट काम कर रहा है साथ में हेल्प करने के लिए फार्मेसी टेक्नीशियन अवेलेबल भी हैं इस वक्त भी, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के साथ तो मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी मार्केट में अवेलेबल होंगे तो उनके साथ काम करवाने के लिए, उनका बर्डन को कम करने के लिए आप लोग को इस्तेमाल किया जाएगा, आप लोगों को जॉब दी जाएगी जी। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब ऐसी फार्मेसी जो कम्युनिटी में बनाई गई है। तो कम्युनिटी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है कि इंक्लूड ऑल द एस्टेब्लिशमेंट दैट आर प्राइवेटली ओन, कि जो प्राइवेट सेटअप हो, किसी अपना मालिक उसका मौजूद हो, और जिसका फंक्शन क्या होता है कि वो सोसाइटी नीड के अकॉर्डिंग और फार्मास्यूटिकल सर्विस और ड्रग प्रोडक्ट फराहम करता है।
कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में पता क्या फर्क है? हॉस्पिटल फार्मेसी मैंने आपको बताया किसके साथ लिंक होती है, हॉस्पिटल के साथ। उसने हॉस्पिटल को देखकर चलना, हॉस्पिटल में कौन सी चीजें चाहिए, हॉस्पिटल में किस तरह के डॉक्टर बैठे हैं, अगर कैंसर वाले बैठे हैं तो वो कैंसर वाली मेडिसिन रखेगा। लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी में ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी फार्मेसी वो अपने मोहल्ले, अपने टाउन में देखेगा कि कौन से लोग रहते हैं, या महंगे ब्रांड इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं, या सस्ते वाले रहते हैं, या इकोनॉमिक वाले हैं, या मिडल वाले हैं, और इनकी मेडिसिन क्या है, क्या ये सिर्फ पेन किलर्स पे लगे हुए हैं, या ये क्या कहते हैं कि मिक्स जो है वो कोई विटामिन ज्यादा इस कम्युनिटी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कम्युनिटी किसी हॉस्पिटल के साथ लिंक नहीं होती। वो अपनी प्राइवेट बंदा कोई भी, जैसे जो फॉर्म डी किया हुआ जिसने, वो अपनी जो है फार्मेसी बना के बैठ सकता है, खुद बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो कम्युनिटी ओरिएंटेड होगा। जो कम्युनिटी की नीड होगी वो सर्विस के हवाले से हो, फार्मास्यूटिकल किसी भी तरह की सर्विस हो, या ड्रग प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो कम्युनिटी को सामने मद्देनजर रखते हुआ जाहिर बात हम फार्मेसी पे वही मेडिसिन रखेंगे ना जो हमारे लोगों को चाहिए, हमारे मोहल्ले, हमारे टाउन वाले लोगों को चाहिए होगी। तो इसके अंदर दो तरह की मेन कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक तो चेन फार्मेसी का कोई डिपार्टमेंट वहां पे होगा, या सिर्फ किसी सुपरमार्केट के अंदर कोई चेन फार्मेसी की एक ब्रांच होगी, या सिर्फ इंडिपेंडेंटली एक ही बंदे ने अपनी फार्मेसी बनाई होगी। तो दो तरह के होते हैं, या चेन फार्मेसी से वो एक चेन फार्मेसी जो है वो भी कम्युनिटी फार्मेसी है, या कोई बंदा अपना सेल्फ बिजनेस, कोई चेन नहीं है, वो खुद ही चला रहा है, वो भी कम्युनिटी फार्मेसी में आएगा। आगे देखें तो ये एक बहुत बड़ा पिलर है। इस तरह पिलर है कि हॉस्पिटल्स तो हर सोसाइटी के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर बहुत थोड़े होते हैं। अगर सिर्फ हम हॉस्पिटल में इजाजत देंगे जी जहां हॉस्पिटल होगा वहां फार्मेसी बनेगी, तो फिर लोगों तक मेडिसिन कैसे पहुंचेगी? तो लोगों तक मेडिसिन पहुंचाने के लिए हमें कम्युनिटी फार्मेसी का जो है वो यूज करते हैं, कि हम इजाजत देते हैं कि जहां लोग रह रहे हैं वहां फार्मेसी बनाएं, अपनी फार्मेसी शॉप बनाएं, मेडिसिन की दुकान बनाएं, और वहां मेडिसिन सेल आउट करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइसेंस लेके, और फिर आप सेल आउट कर सकते हैं। जनरल पब्लिक की डिमांड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं इसके अंदर। वही ना, कम्युनिटी के अंदर भी तो सेमिनार्स होंगे ना, अगर वहां टीबी के और ये दूसरे कैंसर्स के, दूसरी जो सीरियस बीमारीज हैं, या जैसे कोरोना है, कोविड-19, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे एक कम्युनिटी के अंदर कम कोविड-19 जो है वो फैले, इसकी, और वैक्सीन, जो वैक्सीन सेंटर्स हैं, वैक्सीन लगवाने की तरफ जो है वो आगाही पैदा करना, ये भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम है कि वो सेमिनार करवाए और बताए कि जी कोविड वैक्सीन लगाने के ये फायदे हैं, ना लगाने के ये नुकसान हैं। तो ताकि एक कम्युनिटी की हेल्थ इसके पास होती है, एक टाउन, एक मोहल्ले, एक शहर की जो है वो, और फिर जो इसके पास मेडिसिन खरीदने आ रहा है, क्योंकि ये फार्मासिस्ट है, तो ये गाइड करेगा उसे, वो चाहे वैक्सीन के हवाले से हो, वो किसी भी मेडिसिन, टैबलेट, सस्पेंशन, एमल्शन, उसके यूज के हवाले से भी तो बताना होता है ना, कि ये लेट्स सपोज ये वजाइनल टैबलेट है, तो उसे बताना पड़ेगा भाई ये वजाइनल टैबलेट है, इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप कम्युनिटी को नहीं बताएंगे तो वो वजाइनल टैबलेट खा लेगा, तो वजाइनल टैबलेट खाने से तो नहीं होगा, उसका जो प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू अगर वजाइनल टैबलेट इस्तेमाल की जाएगी तो ही इस्तेमाल होगी, उसका काबल आउटपुट होगा। इसी तरह और मुख्तलिफ चीजें हैं, जो पैड्स अवेलेबल है, मेडिकेटेड पैड्स हैं, पेन किलर के पैड्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करवाना है, तो ये सारी बातें बताना, ये पेशेंट काउंसलिंग करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी। तो मेन रोल हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, चले समराइज कर लेते हैं। वही जो इसके पास पर्ची आएगी उसको, एक तो हॉस्पिटल फार्मेसी, दो जगह पे बंदे देख रहे हैं ना, एक जो क्लिनिकल अगर फार्मेसिस्ट वहां मौजूद है डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ, अगर वहां क्लिनिकल फार्मेसी मौजूद है तो उसने रिव्यू कर ली होगी पर्ची, और हॉस्पिटल्स के अंदर वो रिव्यू हो जाती है। लेकिन अगर उसने किसी प्राइवेट सेटअप से लिया है, जो फिजिशियन प्राइवेट अपना जो क्लिनिक बना के बैठा हुआ है, वहां से उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाई और आपके पास आ गया मेडिसिन परचेज करने के लिए, तो फिर जो है कम्युनिटी फार्मेसी की जिम्मेदारी है कि उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करे, क्या इसमें ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई काउंटर ड्रग तो नहीं दे दी, कोई ऐसी ड्रग तो नहीं दे दी जिनके आपस में कंपेटिबिलिटी ना हो, या डोजेज डिफरेंट, कोई और डोजेज इस्तेमाल की जाए तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये सारी मेडिकेशन रिव्यू करना भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम है। वो ये एरर वगैरह हो तो फिजिशियन को कॉल कर लें आप, ये मैसेज करें, ड्रॉप करके आप उसको चेंज करवा सकते हैं। सेमिनार्स करवाने इनकी जिम्मेदारी है अपनी कम्युनिटी के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी ने हॉस्पिटल के अंदर सेमिनार्स करवाने हैं, कम्युनिटी फार्मेसी पे मौजूद कम्युनिटी फार्मासिस्ट होगा, वो अपने मोहल्ले, गली, टाउन के अंदर सेमिनार्स करवाएगा ताकि वहां पे वो लोगों को आगाह कर सके, और जो इस कम्युनिटी के फार्मेसी के अंदर काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जैसे फार्मेसी टेक्नीशियन आप लोग हैं या दूसरे लोग मौजूद हैं, उनको ट्रेन करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है।
और कम्युनिटी की नीड के अकॉर्डिंग मेडिसिन अवेलेबल करना भी इसकी जिम्मेदारी है, पेशेंट एजुकेशन भी इसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे अब आपका रोल क्या है, जो जो काम उसने करने हैं उसमें अब सेमिनार एक बंदा अकेला तो नहीं करवा सकता। वो फार्मासिस्ट सेमिनार के लिए सारा प्लान तो बनाएगा। लेट्स सपोज उसने कुछ प्रिंटिंग करवानी है तो वो आपसे कह देगा भाई प्रिंटिंग करवा दो। वो कुछ और काम जो है वो किसी सीटिंग प्लान चाहिए उसे, कुछ दूसरी चीजें चाहिए, तो आप क्या है फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के काम को मुकम्मल करने के लिए आप जो है वो इस्तेमाल होंगे। और आपकी जॉब भी यही है कि जो जो काम फार्मासिस्ट ने करने हैं उसके साथ उसकी हेल्प करवानी है। अगर काम आप करेंगे तो वो सुपरविजन उसी की होगी, सिग्नेचर उसी के होंगे। आप हो सकता है बास काम आप इतने परफेक्ट हो जाएं कि आपको इंडिविजुअल करने के लिए दे दी जाए, लेकिन उसकी सुपरविजन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट के कंधों पे आएगी जी। तो कम्युनिटी फार्मेसी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दो होती है, एक रिटेल फार्मेसी, एक होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी ये होती है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे जनरल पब्लिक को चीजें बेच देना। मिसाल देता हूं, अब आपको मैं एक जरिया बताता हूं कैसे मेडिसिन जाती हैं। फैक्ट्री बनाती है, फैक्ट्री से उठाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर फार्मेसियां लेती हैं। फिर आगे वो दो तरह की फार्मेसीज हैं, एक है रिटेल फार्मेसी, एक है होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन से ये कह के उठा रही है और वो ये कहती है कि मैंने इसे आगे कम्युनिटी में बेच देना है। लेकिन होलसेल वाली जो फार्मेसी है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन से माल उठा के आगे फिर सप्लाई करती है। तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन का क्या फर्क है। उम्मीद तो है अब तक आपको समझ आ गया होगा कि फार्मासिस्ट कौन होता है और फार्मेसी टेक्नीशियन, लेकिन एक समरी दे देते हैं ताकि लेक्चर अच्छी तरह कंक्लूड हो जाए। तो फार्मासिस्ट वो पर्सन जिसने फॉर्म डी या बी फॉर्म किया हो। बी फॉर्म एक्चुअली 2004 से पहले जो 4 साल डिग्री थी ना, वो बी फॉर्म कहलाती है। आप लोगों की बी फॉर्म नहीं है, यानी कि आप ये ना समझे कि फार्मेसी टेक्नीशियन करने वाला जो है बी फॉर्म नहीं। बी फॉर्म जो है वो फॉर्म डी से पहले कोर्स हुआ करता था 2004 के अंदर। 2004 से पहले ये 4 साल कोर्स हुआ करता था और उसके अंदर मार्केटिंग और क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल फार्मेसी नहीं हुआ करती थी, वो उसे कहते थे बी फॉर्म। इंडिया के अंदर आज भी हो रहा है, दूसरे कंट्री के अंदर आज भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि उस 4 साल कोर्स को 5 साल कर दिया 2005 के अंदर। एचईसी और दूसरे जो मुतलका अदारे उन लोगों ने मिलके उसके अंदर मार्केटिंग ऐड कर दी, उसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी ऐड करके उसे 5 साल की डिग्री यानी डॉक्टरेट की डिग्री बना दी। डॉक्टरेट का मतलब ये कि आप डॉक्टर अपने नाम के साथ जो फॉर्म डी किया हुआ बंदा वो लिख सकता है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन एंड रूल ऑफ द एचईसी। अगर किसी ने बी फॉर्म किया हुआ पुराना बंदा है, बेचारा एज्ड है, या जिसने रिसेंट अभी फॉर्म डी किया है, वो दोनों के दोनों किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने ये डिग्री की हुई है और वो फार्मेसी पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड किसके अंदर है, रजिस्टर्ड ए के अंदर है, उन्हें हम फार्मासिस्ट कहेंगे। अब ये फार्मेसी काउंसिल के अंदर ना 2 रजिस्टर्ड अवेलेबल है, एक है रजिस्टर ए, एक है रजिस्टर बी। रजिस्टर ए के अंदर सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं, उन लोगों को इसके अंदर जगह दी जाती है जो फॉर्म डी या बी फॉर्म जिन लोगों ने किया होता है, और इन्हें जो कैटेगरी अवेलेबल होती है वो भी कैटेगरी ए कहलाती है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर ए के अंदर इनका नाम लिखा हुआ है। अब आपका देख लेते हैं जी, फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो हर वो बंदा जिसने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है ये फार्मेसी टेक्नीशियन वाला किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से, और वो अदारा जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से इल्हाक है, और जिस सेक्शन के लिए वो कर रहा है, जैसे 2022 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका अदारा 2022 के अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आप वहां से जो है वो फार्मेसी काउंसिल का इम्तिहान पास करेंगे और फिर आपको जो है वो रजिस्टर्ड बी, मैंने बताया ना फार्मेसी काउंसिल के पास 2 रजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड ए, रजिस्टर्ड बी। रजिस्टर्ड बी के अंदर आपका नाम लिखा जाएगा, आपको जो कैटेगरी मिलेगी वो बी कैटेगरी होगी, और बी कैटेगरी पे आप मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, और ए कैटेगरी वाले क्या कर सकते हैं, उस पे फार्मेसी बना सकते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा आपको देता जाऊं कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में एक बड़ा सादा सा फर्क है। फार्मेसी वाला दुनिया जहान की हर ड्रग रख सकता है, लेकिन जो है ना हमारे पास मेडिकल स्टोर वाला, वो एक शेड्यूल जी है, यानी कंट्रोल ड्रग या एक शेड्यूल जी हमारे पास अवेलेबल है, वो चीजें वो नहीं रख सकता। बाकी सारी चीजें बेच सकता है, लेकिन जो शेड्यूल जी यानी कानून के अंदर जो शेड्यूल जी है उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है लंबी चौड़ी, उन मेडिसिन को मेडिकल स्टोर वाला सेल नहीं कर सकता। बी कैटेगरी वाला फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो उसको सेल आउट नहीं कर सकता, कैटेगरी ए वाले को जो है वो सेल आउट
कैटेगरी ए फिर सारी दवाइयां बेच सकता है वो, शेड्यूल जी और बाकी सारी भी वो बेच सकता है। तो आप लोग शेड्यूल जी के बारे में जरूर पढ़ें, मैं भी एक अलग से वीडियो लॉन्च करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि बी कैटेगरी वाले या फार्मेसी टेक्नीशियन वाले जो हैं ये लोग कौन सी चीजें नहीं बेच सकते। अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए शेड्यूल जी में क्या क्या है और वो आप नहीं बेच सकते, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आप बेचते रहें अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फार्मेसी टेक्नीशियन की देख लेते हैं जी, और फार्मासिस्ट की, इसमें क्या क्या फर्क है सिर्फ समरी कर रहे हैं हम लोग। परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, अगर वो अपना मेडिकल स्टोर बना रहा है तो फिर परचेज भी तो फार्मेसी टेक्नीशियन ने खुद ही करना है ना, बी कैटेगरी वाले ने खुद ही करना है परचेज। अगर वो फार्मेसी पे खड़ा है तो फिर परचेजिंग फार्मासिस्ट करेगा, आप उसको असिस्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। इसी तरह जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे अगर वो अवेलेबल है और उसने अपनी मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है तो वहां पे वो एक्सपायरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, काउंटरफीट ड्रग, इन सब चीजों को एक्सपायरी वो खुद मेंटेन कर रहा होगा। लेकिन अगर वो फार्मेसी पे अवेलेबल है फार्मेसी टेक्नीशियन, तो वो फार्मासिस्ट की हेल्प करा रहा होगा इन चीजों में। मेंटेन सुपरवाइज फार्मेसी पे फार्मासिस्ट नहीं करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो चीज आपने पहले खरीदी है, जो जिसकी एक्सपायरी जल्दी है, वो पहले बिक जाए। और काउंटरफीट ड्रग हमारे पास ये होती है कि दो मुख्तलिफ कंपनीज की प्रोडक्ट जो कि एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर जाएं, यानी अगर आप बारी में से उठाने जाएं तो आपको दूर से पता ना चले कि ये वाली प्रोडक्ट है ये वाली, यानी उनकी डब्बियां बाहर से एक हो, उनके कलर एक हो, उनका साइज एक हो, तो इसे कहते हैं काउंटरफीट ड्रग। एक्सपायरी तो आपको पता है कि वो तारीख, वो आखिरी तारीख जिसके बाद आप मेडिसिन नहीं बेच सकते। लेकिन एक जो नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है वो ये है, वो 6 मंथ का प्रोसीजर है कि अगर 6 मंथ रहते हो एक्सपायरी को, तो आपने वो चीज जो है वो मेडिकल स्टोर भी जो है आप चला रहे हैं या फार्मेसी चला रहे हैं, तो आपने वो मल्टीनेशनल की जो कंपनीज होती हैं उनको वो चीज रिटर्न कर देनी होती है। वो उनकी सरदर्दी है, वो उसे कहां लेके जाएं, आपको उसके बदले में नई दवाइयां मिल जाएंगी। इसे कहते हैं एक्सपायरी मेंटेन करना। ये हरगिज आपने याद रखना है कि आपके मेडिकल स्टोर पे एक्सपायर मेडिसिन ना मिले। जब आप मेंटेन करेंगे ना, 6 मंथ वाली पॉलिसी अपनाएंगे, मैं तो 8 मंथ का जो है वो एक नया अपना कॉन्सेप्ट देता हूं कि आपने जो एक्सपायरी मेंटेन करनी वो आप 8 मंथ पे एक्सपायर करें, कि जो 8 मंथ वाली चीजें वो आप उसे बिल्कुल सेपरेट करके रख लें, ताकि मिक्सिंग हो ही ना, ताकि वो एक्सपायर्ड ड्रग बिके ही ना। वो जो 8 मंथ होंगे वो अगर यानी कि अगले मंथ 2 मंथ बाद आप 6 मंथ रह जाएंगे, तो 6 मंथ आप उठा के वापस कंपनी को वापस कर दें। अगर वो चीजें बिक जाएं तो ठीक है, वो काबिल इस्तेमाल है। लेकिन अगर ना बिकेंगी तो वैसे एक्सपायरी की जो तारीख होती है वो लास्ट डेट होती है, यानी जो ऊपर लिखी हुई है 12 दिसंबर 2023, तो 12 दिसंबर 2023 को ही वो चीज एक्सपायर हो रही है। लेकिन हम मैनेज उससे 6 महीने पहले कर रहे होंगे, यानी 12 जून 2023 के अंदर हम उसे एज ए नियर एक्सपायर प्रोडक्ट गिनेंगे और उसकी एहतियात करेंगे कि यार अगर 12 दिसंबर के बाद हमने ये चीज नहीं बेचनी, उससे पहले पहले कंपनी को रिटर्न कर देनी है और उसके बदले में नई चीज ले लेनी है। लेकिन एक्सपायर कब होगी? जो डेट ऊपर लिखी हुई है। मेंटेन कैसे करना है? 6 मंथ पहले मेंटेन कर लेना उसे। फिर होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसके अलग से एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है कि जो बंदा अब खाना पीना नहीं खा सकता, बिल्कुल कोमे में चला गया, अब उसको खुराक तो देनी है, तो वो किस शक्ल में देंगे? वो हम ड्रिप में फिर जो है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो मिला के देते हैं उसको, सोडियम, पोटाशियम और ग्लूकोज, ताकि उसके अंदर जो है वो सारे ब्लड सर्कुलेशन सही हो, जो अंदर फंक्शन हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी तो चाहिए है ना, चाहे वो नहीं खा पी रहा या इस हालत में नहीं है कि वो खा पी सके। तो ऐसे बेड रिडन पेशेंट जो कोमा की हालत में हो, उनके लिए हम जो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। या जो लोग जैसे किसी गले का ऑपरेशन है या ऐसा ऑपरेशन है, ब्रेन का है ऑपरेशन, या किसी ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर वो खा भी नहीं सकते, यानी हैवी फूड, चावल, रोटी, ये चीजें नहीं खा सकते, तो उनके लिए फिर हम क्या कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बनाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन और फार्मासिस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन अवेलेबल है तो वो हेल्प करवा सकता है ना, फार्मासिस्ट जहाँ पे उसने कंपाउंडिंग करनी है तो उसमें हेल्प करवा सकता है जी। बनाना फार्मासिस्ट नहीं है टीपीएन, आप उसकी हेल्प करवा सकते हैं उसके अंदर, सुपरवाइज जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की है। स्टेरिलाइज सॉल्यूशन की जो प्रिपरेशन है वो करनी सारी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, लेकिन आप उसकी हेल्प करवा सकते हैं उसके अंदर। इसी तरह जो पैरामेडिकल स्टाफ को वो एजुकेट कर रहा है, तो अगर आप वहां 5 साल से काम कर रहे हैं तो वो पैरामेडिकल स्टाफ तो नया आ रहा है, फार्मासिस्ट ने तो फार्मासिस्ट भी वहां 5 साल से काम कर रहा है, तो उसने तो हर साल, हर 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितने ड्यूरेशन बनाई उसके बाद उसने जो है वो अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग करवानी होती है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, वक्त के साथ साथ आप तजर्बाकार हो जाएंगे,
तो आपको भी फिर कल को मौका मिलेगा, फार्मासिस्ट आपको कहेगा कि ठीक है यार, आप जो जूनियर्स आ रहे हैं आपके फार्मेसी टेक्नीशियन, आप उसको जरा ये चीजें बता दो, गाइड कर दो, तो आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है। मेडिसिन डिस्पेंस करना, इन पेशेंट हो या आउटडोर पेशेंट हो, वो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी मैं कहता हूँ ना आपसे, वो कहेगा भी 2 पत्ते पैनाडोल उठा के दे दो, आपने दे देने हैं, तो मदद की ना आपने फार्मासिस्ट की, तो इसीलिए आपको फार्मासिस्ट असिस्टेंट भी कह देते हैं, और फार्मेसी टेक्नीशियन आपका जो अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन के मुताबिक काम है। तो देखें आप इस वीडियो के अंदर आप एक तरह समझे स्कोप भी हमने जो है वो साथ साथ स्कोप को भी देख लिया कि आप कहाँ काम कर सकते हैं, आपके क्या क्या रोल्स हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो, ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि मैंने फील्ड में 2 साल के बाद जाना है, क्या क्या करना है, कहाँ पे मैं जाके काम कर सकता हूँ, कहाँ मुझे जॉब मिलेगी। यही नहीं कि सिर्फ जी बी कैटेगरी वाले जो है वो बस मेडिकल स्टोर बनाएंगे और बस उसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते, और बहुत से काम कर सकते हैं। और ये तो बड़ी थोड़ी सी जो है मैंने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी था, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया और थोड़ा स्कोप बताता गया। इसके अलावा इसकी अलग से वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी, और होगी अगर आप देख रहे होंगे फार्मेसी टेक्नीशियन का स्कोप क्या है, उसका कैरियर क्या है, उसमें फिर मैं डिटेल से बताऊंगा कि सिर्फ मेडिकल स्टोर बनाना ही आपका काम नहीं है, और बहुत सारे आपके काम है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस। और जो हमारी फैमिली है फार्मेसी टेक्नीशियंस की, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ ये लेक्चर सीरीज शेयर करें, ये चैनल शेयर करें, ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इसके ऊपर जो कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, हमें जो यूट्यूब की तरफ से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की परमिशन मिले। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज्यादा कंटेंट आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर सीरीज चलती रहे और उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती रहे, नए से नए लेक्चर्स आते रहे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।